बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या होता है आज ये आप जानेंगे, बेस क्या होता है ये जानेंगे, और सॉल्ट क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। यू ऑल नो दैट लेमन, टोमेटो, ऑरेंजेस टेस्ट इज सॉर। आप जानते हो कि आप जो घर में यूज़ करते हो नींबू, टमाटर और संतरा, उनका जो टेस्ट होता है वो होता है आपका खट्टा। यू ऑल्सो नो दैट ऑल ऑफ देम कंटेन साइट्रिक एसिड। और ये भी आप जानते हैं कि जहाँ खट्टे की बात आती है तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको कंटेन होता है साइट्रिक एसिड। ओके, साइट्रिक एसिड की वजह से वो खट्टापन उसमें दिखता है या टेस्ट होता है। दिस इज़ द बेस्ट नेचुरल एग्जाम्पल टू प्रूव दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है आपके लिए पहचानने के लिए कि जो एसिड होता है उसमें खट्टापन रहेगा। या कह सकते हो जहाँ कहीं आप कोई भी चीज़ टेस्ट करो और स्वाद उसका खट्टापन आए तो इसका मतलब वो क्या है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक है। ओके, ऑन द अदर हैंड you all know that increased amount of baking soda makes the cake taste bitter। अगर हम बेकिंग सोडा ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे केक बनाते समय तो जो केक का टेस्ट है वो बिटर हो जाता है। बिटर यानी थोड़ा सा कड़वा। ओके, दिस इज़ बिकॉज बेकिंग सोडा इज़ अ बेस एंड हेंस टेस्ट इज़ बिटर। तो ये वजह है कि जो बेकिंग सोडा है वो एक तरह का बेस है और जो उसका टेस्ट होता है वो बिटर होता है, थोड़ा सा कड़वा। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो फिगर के थ्रू। तो ये फिगर आपको दिख रही है जैसे कि लेमन है और यहाँ पर आपका बेकिंग सोडा है जो आप केक वगैरह ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेमन यानी कि एसिडिक है एंड बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक है नेचर में। So we conclude that acids can be easily pointed out by their sourness, whereas bases can be easily pointed out by their bitterness। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं जितने भी आपके एसिडिक होंगे या एसिड्स होंगे उनका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा, और जितने भी आपके बेस होंगे उनका जो टेस्ट होगा वो कड़वा होगा, हल्का। ओके, बिटरनेस। ओके, तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा हम इसके आगे पोर्शन देखते हैं। ये सारा ही आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम एसिड्स एंड बेसेस। अभी तक आपने समझा कि एसिड क्या था और बेस क्या था। अब हम उसके आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। The substances that taste sour are called acid. The substances that taste sour are called acid and their nature is acidic। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो टेस्ट है वो खट्टा है वो एसिड कहलाएगा और उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। ओके, द टर्म एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर, ओके, विच मीन्स सॉर। Acer means sour means खट्टा। Example of acidic substances are curd containing lactic acid। अब जो कर्ड है, कर्ड यानी दही, आप जो घरों में दही खाते हैं उसमें किस तरह का एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि एसिडिक है। ओके, और लेमन जूस भी क्या है आपका, नींबू पानी। ठीक है, लेमन जूस जो नींबू पानी नहीं, जो लेमन का जो जूस होता है, नींबू का जो रस होता है वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है। एंड टोमेटो कंटेनिंग साइट्रिक एसिड, जो टोमेटो है उसमें भी एसिड पाया जाता है, वो भी टेस्ट में खट्टा होता है और साइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। एंड विनेगर आपने सिरका सुना होगा, घरों में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं। विनेगर कंटेनिंग एसिडिक एसिड, उसमें भी खट्टापन होता है। तो वो भी जो अचार वगैरह में हम डालते हैं, जो प्याज वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें विनेगर डालते हैं। होटल वगैरह में आपने देखा होगा वो खट्टा सा लगता है, तो उसमें भी क्या है, एसिडिक एसिड है।
तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड हैं। एसिड के एग्जांपल्स अगर आपको बोले जाएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, और यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं विथ फिगर। अब फिगर में आप पहचान रहे होगे, ये लेमन जूस है, ठीक है, और टोमेटो है और विनेगर है। ओके, तो ये सारे ही एसिडिक के एग्जांपल्स थे। चलिए आगे चलते हैं। द सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर आर कॉल्ड बेस एंड देयर नेचर इज़ बेसिक। अगर किसी का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कड़वा हो, उसको हम बोलते हैं बेस, और उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। दे आर स्लिपरी टू टच। जब आप टच करेंगे तो उस बड़ा चिकना चिकना सा लगेगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर पाया जाता है आपका क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आपका पूरी तरह से बेस है। सोप, जो आप नहाते हैं जिस साबुन से, वो भी आपका क्या है, बेस है। लाइम वाटर, चूने का पानी, कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ये भी आपका बेस है पूरी तरह से। हाउस होल्ड क्लीनर्स, जो भी आपके हाउस होल्ड क्लीनर्स होते हैं सफाई करने के लिए, वो भी आपके बेस हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स थे। बेस की अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल्स थे, यहाँ पर आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दूध नहीं है, आप इसको दूध नहीं समझना, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चूने का पानी होता है, वो इस तरह से होता है। बेकिंग सोडा आपने देख लिया, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये बेस, जो बेस हैं इस तरह से पाए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। नाउ इंडिकेटर्स। अब एक पॉइंट आएगा आपका आपकी बुक में, इंडिकेटर्स। सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। जब भी कोई सब्सटेंस को चेक करना हो कि ये एसिड है या बेस है, जिससे हम चेक करते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। वो इंडिकेट करते हैं कि वेदर इट इज़ अ एसिड और इट इज़ अ बेस। ओके, substances that are used to indicate whether a substance is acid or a base are known as indicator। ये इसकी definition हो सकती है। They change their color on addition of a solution। ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब इसमें हम सॉल्यूशन मिलाते हैं, ठीक है। जैसे ही चेंज हो जाता है कलर, तो उससे पता लग जाएगा कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है या बेस है। कंटेनिंग एन एसिडिक or a basic substance। In our day-to-day life, we get to see many examples where indicators change their color when comes in contact with acid or base। जब भी कभी एसिड और बेस की कांटेक्ट में कोई सब्सटेंस आता है, तो कई बार उसके कलर में चेंज आ जाता है, तो आप देख के पहचान सकते हो। जैसे कई बार आपने आपकी मदर ने या घर में कभी ऐसा किया हो कि सब्जी गिर गई हो बनियान पे या आपके कपड़ों पे, और फिर उसको धुलने के लिए जब डालते हैं, जब उस पर सोप लगता है, साबुन लगता है, तो वहाँ पर वो लाल कलर का निशान पड़ जाता है। पहले वो पीला था और जैसे ही सोप लगता है तो वहाँ लाल कलर का बन जाता है। तो वो क्या हुआ, कलर जो है उसका चेंज हो गया। यही इंडिकेशन होता है, इसी को बोलते हैं इंडिकेटर। ओके, For instance, while washing clothes, if a shirt having a spot of curry turns to reddish brown when comes in contact with the detergent soap, but soon disappear when washed thoroughly। ठीक है, अब होता क्या है, जब जैसे कड़ी, इन्होंने भी एग्जांपल वही दिया है कि कड़ी खाई, कड़ी आपके कपड़ों पे गिर गई है, वाइट शर्ट पे गिर गई है और वो जम गई, और फिर उसके बाद जब उसको धुलने के लिए डाला, तो जब जैसे ही उसमें डिटर्जेंट लगाया गया तो वो रेडिश कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन। और रेडिश ब्राउन होने के बाद फिर जब उसको वॉश करते हैं तो डिसअपीयर हो जाता है, वो दाग जो है धुल जाता है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है इसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर। ओके, ये जो इंडिकेट कर रहा है इसी को बोलते हैं इंडिकेटर। ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। सम ऑफ देम आर लिटमस पेपर, उनमें से कुछ हैं लिटमस पेपर, कई लिटमस पेपर से चेक करते हैं हम, ठीक है। और सॉल्यूशन भी होते हैं कुछ, ठीक है।
और फेनोल्फथलीन की बॉल्स आती हैं, गोलियां आती हैं, ठीक है, उससे भी हम चेक करते हैं। और चाइना रोज़ नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो आपको मैं फिगर में भी दिखा देता हूँ। ये आप जो फ्लावर देख रहे हैं ये चाइना रोज़ है, इसको बोलते हैं चाइना रोज़। गुड़हल का फूल जो होता है वो भी इंडिकेटर है, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। इसको गुड़हल का फूल बोलते हैं, कई के यहाँ कुछ और भी बोलते हो, तो समझ सकते हो आप, ये फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। और लिटमस पेपर एक ये भी इंडिकेटर है, जब हम किसी सब्सटेंस में डालते हैं तो इस पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और जब पेपर का जो कलर चेंज हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या एसिड है या बेस है। ओके, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा चैप्टर ध्यान से। चलिए अब आगे चलते हैं। लिटमस टेस्ट। अब लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं? लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस होता है, लिटमस जो बनता है वो आपका बनता है लीचन से। ओके, इसका एक पौधा होता है लीचन, वहाँ से निकाला जाता है, फिर बनाया जाता है लिटमस पेपर या लिटमस। लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर available as strips of paper or solution. It is extracted from lichens. ठीक है, it turns to red and on addition of an acidic solution. जब भी कभी हम acidic solution में हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये रेड कलर का इंडिकेट करने लगता है। जैसे इस पेपर को हम एसिडिक वाले सब्सटेंस में डालेंगे या एसिडिक चीज़ इसमें लगाएंगे, टच करेंगे, तो ये जो पेपर है वो रेड कलर का हो जाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। आप इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा लिटमस पेपर और फिर घर में आके चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड टर्न्स ब्लू ऑन एडिशन ऑफ अ बेसिक सॉल्यूशन। अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में करेंगे कुछ इस तरह के पेपर स्ट्रिप बन जाएगी, यानी ब्लू में चेंज हो जाएगा। बेस में निकालने पर लगाने पर ब्लू हो जाएगा और एसिड में लगाने पर रेड हो जाएगा। ये दो आपके एग्जाम्पल हैं और एक्सपेरिमेंट हैं, ये आप करके भी देख सकते हैं, बट इसको बाहर से ख़रीद कर और फिर उसके बाद घर पे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। नाउ चाइना रोज़ इंडिकेटर। अभी आपने पढ़ा इंडिकेटर, ओके, लिटमस टेस्ट देखा था, अब देख रहे हैं हम चाइना रोज़ इंडिकेटर। अनदर रूल नेचुरल इंडिकेटर यूज टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन इस चाइना रोज़ विच टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो उसको डार्क पिंक में कर देगा। ओके, जैसे ही आप चाइना रोज़ को डालेंगे वो डार्क पिंक में बना देगा उस सॉल्यूशन को, और मैजेंटा कलर एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन कलर। अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है ये और ये बेसिक सॉल्यूशन आपको देखने को मिल गया होगा। इस तरह से चाइना रोज़ का जब उसको मिलाएंगे आप तो बेसिक सॉल्यूशन में जब मिलाएंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलते हैं आगे। अब आते हैं फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन क्या है? फेनोल्फथलीन अनदर इंडिकेटर गिविंग अ पिंक कलर इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में जब फेनोल्फथलीन मिलाएंगे आप, ठीक है, तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। एंड रिमेनिंग कलरलेस इज इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो कलरलेस रहेगा। जैसे वाटर जो है वो कलरलेस है, तो कलरलेस से आप समझ सकते हो कोई कलर नहीं रह जाएगा वहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। आप फेनोल्फथलीन याद रखिएगा। और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फेनोल्फथलीन, एसिडिक में आपका नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल मीन्स कलरलेस रहेगा, और बेसिक सॉल्यूशन में आपका पिंक हो जाएगा। ओके, तो ये आप चाहे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा और।
न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? जब एसिड और बेस प्रॉपरली मिलते हैं तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन या फिर ये भी कह सकते हैं ना एसिड की मात्रा है और ना ही बेस की मात्रा है, वो न्यूट्रल है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे समझते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर, जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं और उससे हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, कई बार आपने नोटिस किया होगा आपके पेट में जलन होती है। क्या होता है? पेट में जलन होती है खाने के बाद। कई बार पार्टियों में ज़्यादा कुछ खा लेते हैं हम, मिक्सअप खा लेते हैं चीज़ें, तो फिर पेट में जलन होने लगती है। और जलन क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में स्टमक में HCl की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब बढ़ने लगती है तो वो पेट को जो है परेशान करने लगता है, जिससे तकलीफ़ बढ़ जाती है, जलन होने लगती है। ठीक है, तो फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं। एंटासिड नाम करके गोली आती है और वो क्या करती है? वो बेस का काम करती है। और बेस जब हमारे पेट में जाता है तो वो जो एसिड एक्सेस मात्रा में जो एसिड है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पेट का दर्द या जलन ख़त्म हो जाती है या कच्ची डकारें ख़त्म हो जाती हैं। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा। ठीक है, बड़े बुज़ुर्गों को कई बार ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो वो इस तरह की गोलियां लेकर भी अपने रिलीफ में हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, एसिड एंड बेसिड रिएक्ट विद ईच अदर। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि एसिड एंड बेस जो है वो दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं और वो नलीफाई हो जाते हैं। अदर टू नलीफाई, नलीफाई मीन्स न्यूट्रल। द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है उसको नलीफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल रिएक्शन। अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिएक्शन ले रहे हैं। टेक अ सैम्पल ऑफ NaOH विच इज़ अ बेस। ठीक है, एंड ऐड ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl। आपने क्या किया? HCl ले लिया, ड्रॉप्स ले लिया उसके HCl के। ठीक है, और फिर उसके बाद रिएक्शन कुछ इस तरह से कराया, दोनों को प्लस कर दिया तो उससे क्या बना? NaCl एक्वस प्लस में H2O प्लस 1, यानी कि NaCl क्या होता है? सॉल्ट, और प्लस में नमक H2O। ठीक है, वाटर। ओके, तो ये आपको मिलेगा रिजल्ट में। देयरफॉर व्हाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी इट इज़ प्रिस्क्राइब टू टेक एंटासिड। आ गया वही चीज़, सेम आ गई कि जब भी कभी एसिडिटी होती है हमारे पेट में तो डॉक्टर एंटासिड देते हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट। जो एंटासिड होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। अब जब पेट में जाता है तो वो बेस जब पेट में जाता है तो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, नलीफाई कर देता है। ठीक है, एंड एंटरिंग द बॉडी द बेस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड रिलीज्ड इनटू द स्टमक एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्ट एंड वाटर। अब वो नमक में बदल देता है और वाटर में चेंज कर देता है। तो इस तरह से हमें आराम मिल जाता है। ओके, आई होप ये यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ इसके एग्जांपल्स और भी हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इनडाइजेशन। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो इनडाइजेशन होता है, यानी हमारे पेट के अंदर खाना जा रहा होता है। द स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। जो HCl होता है वो खाने पर वर्क करता है, जो भी हम फूड खाते हैं उस पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्क करता है। बट presence of too much acid in the stomach may lead to indigestion that can be relieved by taking an antacid such as milk of magnesia containing magnesium hydroxide and effective in neutralization the effect of excessive acid। ठीक है, यही वजह है कि जब हम दवाई खाते हैं तो हमारे वो एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ख़त्म कर देता है। और वो गोली जो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हो आप, या उसको बोलते हैं एंटासिड। ओके, एंड बाइट। अब कई बार ऐसा होता है कि चींटी हमें काट लेती है। जब चींटी काटती है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और मोटा सा हो जाता है और जलन मचने लगती है। अगर हम उसी समय बेकिंग सोडा निकालें और अपने हाथों पर रगड़ लें
तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। यानी कि वो जो एसिड छोड़ देती है हमारे हैंड पे, ठीक है, वो जब भी काटती है चींटी तो वो एसिड छोड़ देती है जिससे कि जलन मचने लगती है हमें और वो फूल जाता है थोड़ी दूर, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम बेस को रगड़ें, ठीक है, तो वो असर ख़त्म कर देगी और हमें जलन नहीं होगी, हमें रिलीफ मिलेगा जल्दी से। तो एंट बाइट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, जो एंट काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड उनके स्टिंग में होता है, डंक में होता है, वो हमारे बॉडी में छोड़ देती है इनटू आवर बॉडी। द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी कैन बी नलिफाइड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अगर मॉइस्ट हल्का सा गीला बेकिंग सोडा हो, उसको आप रगड़ दोगे तो वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें जलन होना बंद हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया एंट बाइट तक। अब इसके बाद करते हैं हम सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रिजल्ट इन इंक्रीज एसिडिटी of the soil which is not at all suitable for proper plant growth. Plant cannot even grow well when the soil is too bases. ठीक है, अब होता क्या है, जब भी कभी किसान अक्सर करके करते हैं कि केमिकल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको एसिडिक बनाने के लिए, सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि जब खेती हम करते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ले लेते हैं और वो बेस में हो जाता है, उसका जो नेचर हो जाता है मिट्टी का, वो बेसिक नेचर हो जाता है और बहुत ज़्यादा बेस होने के कारण अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट की, जिसकी वजह से अनाज भरपूर मात्रा में नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि केमिकल जो है उसका यूज़ करते हैं, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं इसको, और वो क्या करता है कि एसिड को बढ़ाता है मिट्टी में, और एसिड को बढ़ाने से उसमें और भी सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स हैं वो आ जाते हैं, जिसके कारण अच्छी फसल होने लगती है। तो यहाँ पर क्या है, टू मच एसिडिटी ऑफ सॉइल इज़ न्यूट्रलाइज यूजिंग बेसिक लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम, calcium hydroxide, whereas too much basicity of soil neutralized by using organic matter that releases acids and thereby neutralizes the basic nature of the soil। तो यही है, दोनों चीज़ के काम आता है कि हम उसमें कई बार एसिड बढ़ा देते हैं, कई बार हम उसमें बेस कर देते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक है ज़्यादा सॉइल तो उसमें बेस डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको करके न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, या प्रॉपर उसको खाद डाल के उसको बढ़िया मिट्टी बना देते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो सके। तो लास्ट पोर्शन आते हैं फैक्ट्री वेस्टेज। द वेस्टेज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ फैक्ट्रीज आर हाईली एसिडिक। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है फैक्ट्रियों से निकला हुआ वो ज़्यादातर एसिडिक होता है एंड कॉजेज थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम होता है पानी में रहने वाले जीव जंतु। जो फैक्ट्री से निकलता हुआ जितने भी केमिकल्स हैं और जो वेस्ट निकलता है वो सीधे नदियों में, नालों में बहा दिया जाता है, जिसमें से कि जो नदी और नालों में जो आपके बहुत सारे जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले, वो जो उनका जो पानी का नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने के वजह से वहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे जो भी हैं उसके अंदर वो सारे ख़त्म होने लग जाते हैं या मर जाते हैं, जिससे कि इकोसिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। तो रिलीज ऑफ दीज एसिडिक वेस्टेज इनटू द वाटर बॉडीज किल्स फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ड्यू टू विच द फैक्ट्री वेस्टेज आर प्रॉपरली न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो यही वजह है कि सजेस्ट किया जाता है कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उनको बेस मिलाना चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दें जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और फिर उसके बाद उसको नदियों में बहाया जाए या कहीं और वेस्ट
फेंका जाए, ठीक है, ताकि वहाँ के जीव जंतु जो भी वहाँ के इकोसिस्टम है वो नुकसान ना हो पाए। तो आई होप इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी के साथ ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से सुना है तो आपको सब कुछ आंसर्स आराम से हो पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।